नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। वक्त है 3 का सवाल का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 3 का सवाल में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि 3 के सवाल का आखिरकार आज का मुद्दा क्या है, आज किस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन ने जमकर के तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत बहुत खुशकिस्मत है कि उसे प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता मिला है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बिल्कुल, पीएम मोदी ने इशारों में यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर डाला। कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है और दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है। भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। इतना ही नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन का भी इस दौरान जिक्र किया। पुतिन ने यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि रूस भी शांति के ही पक्ष में है और हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं और इस तथ्य की भी आप प्रधानमंत्री के रूप में इस पर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। ये बात भी खासतौर से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पीएम मोदी के लिए की गई है। बिल्कुल, अब रुक करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आतंकवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या बयान वो आपको बता दें। आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं। आतंकवाद मानवता के मूल्यों के खिलाफ है, पीएम कह रहे हैं, और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता बड़ी ताकत। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है। देखिए, द्विपक्षीय बैठक जो है वो हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस दौरान बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया है। आतंकवाद को लेकर के कहा गया है कि मानवता के मूल्यों पर ये सीधे तौर पर प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि हम शून्य नहीं है, किसी भी देश में अगर युद्ध हो रहा है तो हम शांति के प्रतीक है, हम शांति चाहते हैं। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। तो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है पीएम मोदी का हैदराबाद हाउस से ये अपने आप में संदेश, अपने आप में ये मैसेज बहुत मायने रखता है। खासतौर से रूस और भारत की एक अलग, ये कहा जाए, दोस्ती और प्रगाढ़ होती हुई और नए अध्याय लिखती हुई नजर आती है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से भारत ने अभी हाल ही में आतंकी गतिविधियों को देखा और उस पर एक कड़ा संदेश सीधे सीधे दिया है। लेकिन इन सबके बीच में 3 के सवाल के बड़ी बातें जान लीजिए। बड़ा पहला सवाल है, पुतिन के भारत दौरे से पुरानी दोस्ती को नई उड़ान मिलेगी। ये पहला प्रश्न महत्वपूर्ण था। दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्या यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई जा सकेगी। इसी के साथ तीसरा सवाल यह है कि भारत रूस डील से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आखिरकार असर क्या पड़ेगा।
तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले 10 तस्वीरें देख लीजिए जो ये गवाही दे रही है कि रूस और भारत की दोस्ती किस तरीके से और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। पहली तस्वीर वो है जब औपचारिक तौर पर जो फोटोग्राफ्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के होते हैं और साथ ही भारत की राष्ट्रपति के साथ भी ये औपचारिक फोटोग्राफ्स होते हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दूसरी तस्वीर में आप वो देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब वो तीनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं, यानी कि व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति जब वो तीनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं उस वक्त की ये तस्वीर है। चौथी तस्वीर भी राष्ट्रपति हाउस से ही बाहर आती है जहां पर राष्ट्रपति को वो अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर से मिलवाते हुए नजर आते हैं। रूसी कैबिनेट से भारत के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है। पांचवी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। छठवीं तस्वीर उस वक्त की है जब हैदराबाद हाउस में ये औपचारिक फोटोग्राफ्स होती हैं। सातवीं तस्वीर उस वक्त की है जब राजघाट जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहां पर एक प्रोटोकॉल भी होता है कि आपको अपने जूते चप्पल जो भी आप पहन करके जाते हैं वो उतारने होते हैं और इसे पूरी तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी माना गया है। आठवीं तस्वीर उस संदेश की है जो राजघाट पर उन्होंने वहां की डायरी में लिखा है व्लादिमीर पुतिन ने। नौवीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भी हैदराबाद हाउस की है, फोटोग्राफ्स औपचारिक तौर पर जो होती है उस दौरान की है। 10वीं तस्वीर उस द्विपक्षीय वार्ता की है जो कि 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की बानगी दिखाती है जिसका इंतजार दोनों ही देशों की तरफ से किया जा रहा था, वो 10वीं तस्वीर में नजर आता है। बिल्कुल, और 8वीं तस्वीर में उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी जो है वो भी करी और फिर महात्मा गांधी की बात भी उन्होंने साफ तौर पर रखी कि उनको पहले से पता था इसके बारे में। ये देखिए 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और अब चलते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहूंगा मैं तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। राम कुमार पाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जितेंद्र यादव जी, नेता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुभदा चौधरी, विदेश मामलों की जानकार, भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर शुभदा जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, किस तर्ज पर आप देखती हैं इस विजिट को, खास तौर पर उस दौर में जब रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, तेल खरीद कम की गई है, क्या अब यह भी साफ हो जाए कि रशिया को भी उतनी जरूरत है भारत की जितनी भारत को जरूरत है रूस की? नैना जी, शिवम जी और मीनाक्षी जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला तो आपका सवाल ये है कि रशिया को बिल्कुल जरूरत है भारत की जितना भारत को रशिया की जरूरत है। एक तरफ रशिया के ऊपर 40,000 से ज्यादा सैंक्शंस अमेरिका और ईयू ने लगाए हैं। आम आदमी को ये लगता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिमेट्रिकल है, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। ये पूरा का पूरा यूएस ईयू वर्सेस रशिया है, ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। और इसके बाद जो पुतिन का जो विजिट है भारत में, उसको उनको भी ये एक मिलता है एडवांटेज कि उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है। दूसरी तरफ इंडिया को एक लेजिटिमेसी मिलती है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम नॉन अलाइंड नहीं है, मल्टी अलाइंड है, इसमें डिफरेंस है। एक सिंपल सा चीज था, अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भाषण दे रहे थे तो हिंदी में दे रहे थे। बहुत सालों तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑफिशियल्स, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स भाषा अंग्रेजी सुनते थे। हिंदी को एक इंटरनेशनल स्तर पे लेके आना, मैं मानती हूं कि लैंग्वेज का अपना पॉलिटिक्स होता है, लेकिन जो हिंदी को अपने एक इंटरनेशनल स्तर पे लेके आना वो बहुत बड़ी बात थी। दूसरी चीज है, पुतिन जो है, पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से 2 साल छोटे हैं। उनका जो आप देखिएगा पूरा का पूरा जो लाइफ टाइम है वो एक सर्वाइवलिस्ट है। वो पैदा हुए थे उनके 2 पोस्ट वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और उनके 2 भाइयों की मौत हो गई। वो 23 साल की उम्र में केजीबी ज्वाइन करते हैं। आज के दिन तक वो रशिया में एक आउटसाइडर, फ्री मार्केट और एक सर्वाइवल के रूप में रहे हैं, जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट है भारत के लिए? पहला, हमने मल्टी अलाइनमेंट किया, बहुत सारा डीहाइफिनेशन किया, मल्टी वेक्टर अप्रोच। दूसरे देशों को कोई क्वेश्चन नहीं करता जब उनका मल्टी अलाइनमेंट होता है, भारत को सब करते हैं। हमने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश हो, हमने अपना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जो 10 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल था। उसके बाद जो है लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी को शुरुआत किया, डिजिटल डिप्लोमेसी को, वैक्सीन डिप्लोमेसी को। हम किसी भी देश में एक्सपायर्ड मेडिसिन या कोई पैकेज नहीं भेज रहे। तो एक संतुलन जो है वो बना के रखा हुआ है। और आज के दिन
अगर 1 लाख से ज्यादा इंडियंस रशिया में हैं, 5,000 से ज्यादा रशियंस इंडिया में हैं, एक बिहारी इंसान जो है वो रशिया में कुर्स्क रीजन जो बहुत सेंसिटिव है उसका एमएलए है अभय कुमार सिंह, आप ये समझिए कि सॉफ्ट पावर कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और जहां तक बात है रशिया यूक्रेन की, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि उसको न्यूक्लियर फैसिलिटी जो वो बिल्डअप कर रहा है उसमें उसको टाइम मिल रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी है डॉक्टर शुभदा चौधरी, कि अमेरिका हो, इसके अलावा चीन हो, या फिर पाकिस्तान हो, या फिर ब्रिटेन हो, या फिर फ्रांस हो, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस यात्रा से भारत को क्या मिलता है। हालांकि विश्व पटल पर एक बड़ा मैसेज गया है कि जब कहीं पर युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच, तो उस वक्त भी पुतिन भारत की यात्रा पर है। राम कुमार पाल जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि कूटनीतिक तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि भी हो जाती है कि जहां पर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है के बीच में अपने ही घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हैदराबाद हाउस से ये कहा गया है कि भारत आतंकवाद का समर्थक नहीं है, तो एक संदेश भी तो दिया है देश को, और साथ ही उन देशों को जो भारत की तरफ टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं कि वो रूस से इस मुद्दे पर क्या बात भी करेगा। लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आतंकवाद का समर्थक नहीं है हमारा देश। जी नमस्कार, सभी पैनल के सदस्यों को नमस्कार। देखिए जी ठीक है राम कुमार जी, शायद आपका नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, जब तक आपका नेटवर्क ठीक होता है। जितेंद्र यादव जी, आपसे भी एक प्रश्न, विपक्ष होने के नाते किस कदर आप इसको देखते हैं, या फिर नहीं मिलने दिया वाला जो प्रश्न है उससे अभी भी खफा रहेगा विपक्ष? ये कह रहे हैं कि नहीं मिलने दिया, वो भी आ रही है खबर सामने। जी जी बिल्कुल विपक्ष खफा रहेगा। इस देश में एक राजनीतिक परंपरा रही है कि जब भी कोई शासनाध्यक्ष आते हैं तो उनके साथ विपक्ष के नेता जो एलओपी होते हैं, बाकायदा उनकी भी मुलाकात होती है। और ये परंपरा कोई आज की नहीं है। हम देखेंगे कि माननीय आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी या फिर सोनिया गांधी जी, जब भी इन लोगों की सरकार रही है। बिल्कुल बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। जब भी किसी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन परंपरा के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन को बाकायदा उनसे मिलने दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हमारे निश्चित तौर पे रूस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारे बहुत ही विश्वसनीय साथी हैं, लेकिन जो एक परंपरा है भारतीय राजनीति का, क्या उस राजनीति में विपक्ष के नेता भारत के नहीं होते हैं क्या? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बात विपक्ष के लोगों को खल रही है। और अगर हम बात कह रहे हैं, कोई ऐसा पहला मौका नहीं है जिसे एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन इन सबसे अलग राजनीति से इतर मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये दो देशों का जो पूरा एक मिलन हुआ, पहले से एक मजबूत साझेदारी थी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के दौर पर 2010 से ही हम इसको देखते रहे, बहुत मजबूत रिश्ते होते रहे, और अब तो ये और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं दोनों देशों के बीच में हर स्तर की, चाहे बात हम यहाँ पे देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी हो रही है। इन सारी चीजों को लेकर क्या लगता है, ये एक नया अध्याय लिखता हुआ नजर आ रहा है क्या राजनीति से अलग? आप भूल जाइए कि अभी हम कांग्रेस या किसी राजनीति की बात कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे रूस के साथ जो हमारा सामरिक संबंध है वो संबंध हमारा बहुत मजबूत है। और निश्चित तौर पे अगर रूस के साथ हमारे जो संबंध पिछले 1947 से जो लगातार बनते आ रहे हैं, इतनी मजबूत संगठन है, और यह अगर संबंध अगर आगे भी इसी तरीके से मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पे इसका लाभ तो हमें मिलेगा। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। 2010 से दरअसल इसे स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया था, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम खासतौर से आजादी के वक्त से देखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, राम कुमार पाल जी, वही बात, ये एक तरफ जितेंद्र जी ये भी कह रहे थे कि भाई जो एलओपी है कम से कम उन्हीं का ध्यान रख लेते, इतनी मर्यादा रखते कि उन्हें मिलने का कम से कम ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती जो पहले होती रही है शायद। जी एलओपी की बात, अब एलओपी को यहाँ इंडिया में जज उपराष्ट्रपति के समय, झंडा वंदन के समय, उस वक्त तो एलओपी का पद था, वहां तो आते नहीं है। और इन्होंने कैसा न्याय किया था अपने कार्यकाल में? यहाँ तो देश के और कितनी आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग, ये सब की बातें चल रही है। वहां कोई मजाक थोड़े था कि उनको मजाक करने के लिए बुलाना। एलओपी अपने दायित्व पे है क्या? सही
एलओपी जैसा पद अटल बिहारी जैसा पद ये शोभित कर पाए हैं क्या? ऐसा देश में साबित कर पाए हैं क्या? देश के चुनाव आयोग को, देश की सुप्रीम कोर्ट को हर जगह गलत कहना, और जहां भी विदेशों में जहां भी गए हैं वहां पे किसके साथ इन्होंने मीटिंगें की, कौन लोग थे, वो सारा चित्रण तो दुनिया देख रही है, पर कुछ हमारे भाइयों को दिख नहीं रहा। अरे भाई, राजनीतिक विरोध करते करते देश का विरोध नहीं करो। मैं तो कहता हूं पुतिन ने जो अभी पुतिन जी ने जो कहा है, ठीक है, जो पुतिन जी ने जो कहा है, एक भारत वर्ष का सम्मान किया है, भारत के लोगों का सम्मान किया है, भारतीयता का सम्मान किया है। रूस के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे थे और उन रिश्तों को हर सरकार की तरफ से आगे ही बढ़ाया गया है। बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितेंद्र यादव जी आपका बात का जवाब भी देना चाह रहे थे। रामकुमार पाल जी, हर चीज का एक नियम होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, यही वो पूछ रहे हैं कि एलओपी को ही बुला लेते। अब जितेंद्र यादव जी से इसका जवाब एक इसमें मैं क्लैरिटी दे देता हूं। जितेंद्र यादव जी, ये मतलब आप इस वाले पर आप विरोध जता सकते हैं, विरोध जताने का आपको हक है, लेकिन 4 ऐसे अध्यक्षों से आपकी मुलाकात राहुल गांधी की जो है वो हो चुकी है, और ये एमईए डिसाइड नहीं करता है कि राहुल गांधी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो डेलीगेशन आता है उनकी तरफ से ये डिसाइड होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, मतलब क्या आवश्यकता है? आप लोग तो जानते हैं इस बात को, वो आपको कैसे रोक लेंगे? अगर डेलीगेशन कहेगा मुझे ऑपोजिशन से मिलना है तो कौन रोक सकता है? 4-5 से तो आप मिल चुके हैं। शिवम भाई, मैं आपके इस बात से वाकिफ नहीं रखता हूं कि डेलीगेशन तय करता है, भारत की सरकार तय करती है, जहां तक हमें जानकारी है। हो सकता है मेरी जानकारी आपसे दुरुस्त हो, नहीं, गलत भी हो सकती है आपकी जानकारी। मैं देखिए, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं क्लैरिटी ले लेता हूं, मैं क्लैरिटी आपको दे देता हूं। पिछले राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात हुई है, आपके नेता, जो नेता की बात आप कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मुलाकातें हुई हैं, 4-5 मुलाकातें हुई, या पहले भी आपको डिनाई कर दिया तो आप मेरे को साबित कर दीजिए। पिछली बार शेख हसीना आई थी, मिले हैं उनसे, शेख हसीना से मुलाकात हुई, अपना प्रोटोकॉल अलग रख करके सोनिया गांधी से फिर अलग से मुलाकात करने गई थी। वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। नहीं, तो आखिर एक चीज मुझे बताइए, अभी हमारे बहुत प्रिय भारत के बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत सबसे भरोसेमंद मित्र हैं, और अगर वो भारत आए हुए हैं तो आप परहेज क्यों कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलाने से? आपको दिक्कत क्या है? अगर जहां तक हमारे भाजपा के हमारे प्रवक्ता ने कहा उन पर व्यक्तिगत हमला करते हुए, तो आप संज्ञान में ले लीजिए ना, राहुल गांधी जी का एजुकेशन और हमारे माननीय शासनाध्यक्ष जो हमारे जो हैं उनका एजुकेशन, आप दोनों में अंतर कर लीजिए। चलिए, ठीक है, तो नहीं, ये मतलब मैं वही कह रहा हूं कि विपक्ष कम है, ये कौन ज्यादा है, आप यही मुद्दा क्यों बना रहे हैं? विषय वस्तु है। नहीं, ठीक है, ये अलग कोई बात नहीं, ये मुद्दा है आपके लिए, अच्छी बात है। डॉक्टर शुभदा चौधरी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर शुभदा चौधरी, विश्व पटल के हिसाब से अगर देखा जाए, ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट भी छपती है, उसमें यह कहा जाता है कि पश्चिम के देश भारत को अपने हिसाब से चलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत की तरफ से साफ मैसेज दे दिया गया है कि भारत किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। भारत को रूस के साथ जैसे संबंध रखने वो उसको बरकरार रखेगा, अमेरिका कितना भी टैरिफ का दबाव लगा ले। तो ये संदेश सिर्फ पश्चिम के देशों को है या फिर अगल बगल के देशों को भी चला गया है कि देख लीजिए और सीख भी लीजिए भारत से? देखिए मीनाक्षी जी, जो अभी फिलहाल इसी सप्ताह हुआ कि यूके, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स इंडियन मीडिया में एडिटोरियल लिखते हैं। कोई भी इंडियन एम्बेसडर किसी भी वेस्टर्न कंट्री के प्रेस में एडिटोरियल नहीं लिखेगा अगर कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल जाता है वहां पे तो, लेकिन उन्होंने लिखा। उसके बाद रशियन एम्बेसडर ने उसका काउंटर पॉइंट नेक्स्ट डे किया। तो ये एक बात, सिंपल सी बात है, इंडियन मीडिया को एक बैटल ग्राउंड बनाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। दूसरी चीज है कि जहां तक बात रही, हमें थोड़ा सा न्यू दिल्ली को एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 2026 में ईयू का एफटीए का जो समिट है वो होने वाला है। उसके बाद ईयू लीडर्स समिट होने वाला है, जर्मनी के चांसलर आने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा बैलेंसिंग जो मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच है उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी। जहां तक बात है कि ये पूरा रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये 1 या 2 दिन का भी नहीं था, ये आर्म्स लॉबी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कारण इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बदकिस्मती की बात है। जहां तक बात आती है कि ऑपोजिशन पार्टी की और उनका इंटरैक्शन, देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट होना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होना वो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट होना और इसको जाहिर करना
भी भारत की खूबसूरती है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अगर कांग्रेस के हिसाब से देखें तो 1947 अप्रैल से सोवियत यूनियन के साथ हमारे संबंध थे। 1962 जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद फिर 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन में सोवियत यूनियन ने भारत का मदद किया था। तो कांग्रेस के साथ रशिया के या सोवियत यूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। लेकिन एक चीज जो एज अ एनालिस्ट मैं बोलना चाहूंगी, और वो है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो ये पद है इसको डाइवर्सिफाई कीजिए। ये वन मैन पोजीशन नहीं होना चाहिए। और अगर उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो चीज जरूर सॉल्व होगी। लेकिन शुभदा जी एक सवाल, क्योंकि बाकी गेस्ट का रुख करें, आपने चूंकि रूस और यूक्रेन का जिक्र किया, आज आतंकवाद का भी जिक्र इस मंच से हुआ और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि दोनों ही देश बहुत निर्णायक और बहुत ही एक अलग तरह के दौर से जरूर गुजर रहे हैं। एक और बात मुझे यहाँ पर बड़ी दिलचस्प लगती है, ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये बड़ी कोशिश की जा रही थी कि शांति का रास्ता निकले, लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का एक कॉल लीक होता है और उसमें बड़ी बात ये कही गई कि भाई अमेरिका गेम खेल रहा है, वो नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम हो और वो अपना एक कहीं ना कहीं अपना फायदा देखता है। इन सब के बीच में खासतौर से भारत जो हमेशा शांति का पक्षधर रहा और हमेशा से युद्ध विराम की कोशिश करता रहा, ये लगता है कि अब इस बार ये भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी इस मीटिंग के साथ ही। देखिए, वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो यूके हो, उनको क्यों, और उनके एम्बेसडर्स को और उनके चांसलर्स को क्यों इस चीज से कोई भी चिंता हो रही है कि पुतिन जो है वो इंडिया हुए हैं। आने वाले समय में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया आएंगे तब तो वो इतना बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो उनका जो पॉलिसी है ना वो एकदम डगमगाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी, उन सबको वो फ्रांस हो, वो जर्मनी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से मतलब है। उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से मतलब नहीं है। ये चीज बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है। जर्मनी क्या कर रहा है सीरियन रिफ्यूजीज के साथ? जर्मनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या कर रहा है? नहीं, लेकिन इन सारी वो हालांकि एक रेफरेंस था। आपको लग रहा है कि जो युद्ध विराम की बात होती है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में अब भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी? पीएम मोदी बार बार जिस शांति का जिक्र कर रहे हैं उस पर और भी ज्यादा बल मिलेगा। और डॉक्टर सुविधा चौधरी, इसके साथ एक बात और है कि ये जो नजरें हैं वो हर देश की भले ही टिकी हुई है, लेकिन यूक्रेन की भी टिकी हुई है कि शांति करवा दी जाए। पिछले साल हमने देखा भी था, रूस गए प्रधानमंत्री, उसके बाद यूक्रेन चले जाते हैं, तो टकटकी तो यूक्रेन भी लगा करके बैठा हुआ है। देखिए, ज़ेलेंस्की जो है वो एज अ डिप्लोमेट या एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। वो कल को इजराइल या पोलैंड भाग जाएंगे और जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यूक्रेन में उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनकी बहुत प्रॉपर्टीज है यूके, गल्फ और यूएई में। जहां तक बात रही कि ये जो जर्मनी का मुद्दा है, तो जर्मनी के साथ दो चीजें हुई हैं, उसका ध्यान रखिए। पहला, यूएस ने अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग जर्मनी के साथ बंद कर दिया अभी जस्ट कुछ दिनों पहले। ये बहुत बड़ी न्यूज थी। और दूसरी बहुत बड़ी न्यूज थी कि जर्मनी ने सबसे बड़ा मिलिट्री डिफेंस सप्लाई अभी यूक्रेन को इसी सप्ताह किया है। कौन चाहता है? ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो? ये बिल्कुल नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो। ये उनका एक प्रॉफिट मॉडल है। नहीं शुभदा जी, पैसा मिलता है। डॉक्टर शुभदा जी, क्या पुतिन नहीं चाहते या ज़ेलेंस्की नहीं चाहता? युद्ध रोकना कौन नहीं? मुझे लगता है ज़ेलेंस्की नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि वो युद्ध रोके, क्योंकि उनको सिर्फ ज़ेलेंस्की थोड़ी कर रहे हैं। डोमेस्टिकली यूक्रेन में बहुत सारे माफिया ग्रुप्स होते हैं, और दूसरा पूरा वेस्टर्न लॉबी का जो उनको सपोर्ट है। ये युद्ध क्या इतना लंबा टिकता? बिल्कुल नहीं टिकता। और यूएस और यूरोप का अभी डाइवर्जेंस हो चुका है। वो आपस में एक आंख से आंख मिला के देखते नहीं है। 27 पॉइंट प्लान ट्रंप ने दे दिया है, लेकिन यूरोप के कोई भी नेता उसको नहीं मानते हैं। तो अपना ये खुद यूएस और यूरोप का प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि कितने बेगुनाह लोग, इतने बड़े इलीट पावर मॉन्स्टर्स जो ब्लड मनी के इतने थर्स्टी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे एक बहुत अच्छी बात आपने रखी जो आपने बताया कि ज़ेलेंस्की बहुत करप्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज विदेश में है। ये वाला एंगल मेरे लिए भी नया था और ये कुछ सीखने वाली बात भी है। समय इतना ही था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। राम कुमार जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, शुभदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।